अच्छा खासा चलता स्टूडियो जहाँ पे बहुत सीरियल्स के कॉस्ट्यूम बन रहे थे, मेरे खुद का क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा था, वो विद इन सेकेंड मैंने बंद किया। अच्छा, मोटा अनाज खाते थे, आज हम वापस उस कल्चर पे आ रहे हैं, मोटा पहनना मोटा खाना, आज आ रहे हैं हम उस कल्चर पे। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं ललिता चौधरी जी के पास, जो पहले एक फैशन डिज़ाइनर थी और उन्होंने जो हमारे हरियाणा का कल्चर था जो ख़त्म हो चुका था, जो लोग भूल चुके थे, उनको दोबारा रिवाइव किया, उनको दोबारा वो ट्रेंड में लेके आई है। तो इन्हीं से जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ललिता जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले एक बार आप अपने बारे में बताइए कि ये शुरुआत थी वो कैसे हुई, मतलब आपने जो जर्नी स्टार्ट की है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मतलब ऐसा एक कल्चर जिसको लोग भूल चुके थे दोबारा आपने उसको जिंदा किया है, और सबसे बड़ी बात कि अपने प्रोफेशन को बदल के वो शुरुआत कहाँ से थी वो बताइएगा एक बार। नमस्कार, मेरा नाम ललिता है, जैसे इंट्रोडक्शन हो ही गया है, और मैं गांव में रहती हूँ। और बहुत गांव में रहने का शायद सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों के साथ जड़ों से जुड़े रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिनके बारे में आप धीरे धीरे जानते हैं। स्पेशली जो बच्चे शहर में रहते हैं या जिनका पूरा एक लाइफ जो है मेट्रोज़ में गुजर जाती है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप गांव में रहते हैं आए मिलें तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उन सब चीज़ों से। तो मेरी जर्नी भी शायद गाँव में आने की वजह से ही स्टार्ट हुई, और मैं फैशन डिज़ाइनर थी, फैशन पे काम कर रही थी, हाई फैशन देखती थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना मुझे बेसिकली आता था कि किस तरीके से आपके एक कपड़ा दे दिया और मैंने उसको क्या डिज़ाइन करा और क्या बनाया। बहुत सारे फैशन शोज़ में हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ऐसे ही एक बारी मैं रेडियो स्टेशन में टॉक पे गई थी, और डायरेक्टर थे मिस्टर रामफल चहल, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे ऑथेंटिक रेजा से। मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना था, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि रेजा की रजाइयाँ भी होती हैं। तो क्योंकि मेरा पूरा मेट्रो और एक कल्चर अलग था, मैं शादी होके गांव में आई हूँ, तब मैं इंट्रोड्यूस हो पाई इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने एक स्कर्ट दिखा के मुझे पूछा कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमारे साथ में है। तो उनके पास और भी खूबसूरत ये रखी हुई थी, उस पर कढ़ाई वगैरह थी। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि ये क्या है, तो मैंने उठाया। अब कोई भी देखेगा इसको बोलेगा स्कर्ट है। मुझे कपड़े की थोड़ी नॉलेज है तो मैं बता दूंगी कि कॉटन की स्कर्ट है। तो उन्होंने बोला मुझे कि नहीं, आप डिजाइनर नहीं हो, आप दर्जी हो। जी। मैंने कहा नहीं सर, इसमें फ़र्क होता है, मैं डिज़ाइनर हूँ। बोला ये रेजा की घाघरी है मेरी दादी की जी, और वो भी अब जॉब से रिटायर्ड हो गए हैं, और उनकी दादी की। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, आप देख रहे होगे इसमें ये नीला सा रंग जो है, ठीक है। आज के टाइम पे हम अगर इंडिगो के डाई किए हुए कपड़े पहनते हैं तो वो फेडेड हो जाते हैं, और हम मानते हैं कि इंडिगो अगर ब्लीड कर रहा है तो वो ओरिजिनल इंडिगो है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि हमें डाई करना नहीं आता, ठीक है। क्योंकि हम जो अपने पुराने लोगों ने लिखा तो कहीं था नहीं, किसी के पास बैठ के सीखा नहीं, तो हम वो कल्चर भूल गए, वो डाई करना भूल गए हम, कि भाई ऑथेंटिक डाई ऐसा होता था। अब ये मतलब ये 150 साल पुराना कॉस्ट्यूम है, ये हल्दी से डाई किया हुआ है, इसमें है पीले रंग की पाइपिंग, ठीक है। ये लाख से डाई किया हुआ है, ये आप किक्कर की छाल से डाई किया हुआ है। सबके कलर निकले हैं पर नील का ही रंग नहीं निकला हुआ, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा निकलता है। नील बड़ी बोलते थे, हमारे यहाँ जंगलों में उगती थी, औरतें फाड़ लाती थी, ला के उसमें डिप करके उसको कलर फिक्स करना आता था और वो बनाती थी। तो मेरे लिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव था बजाय इस कॉस्ट्यूम के। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा ठीक है आप मुझे 15 दिन दीजिए, मैं इस पे काम करके लेके आऊंगी। तो 15 दिन मैं गूगल के भरोसे आई, मैंने उसको गूगल पे चेक किया, कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो वहां से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी चलती रहती है, और जब तक वो चीजें क्लियर ना हो जाएं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। वो एक बेसिकली जुनून सवार हो गया मुझे कि ये है क्या। तो मैं अपना अच्छा खासा चलता स्टूडियो जहाँ पे बहुत सीरियल्स के कॉस्ट्यूम बन रहे थे, मेरे खुद का क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा था, वो विद इन सेकेंड मैंने बंद किया, और मैं इसके रिसर्च पे चल पड़ी। मैंने रोहतक का पूरा मतलब आसपास जो लोग थे उनसे मिली, बात की, घर से ही शुरुआत की बात करनी। तो मेरी मदर इन लॉ ने रजाई वगैरह सब दिखाई, गुदड़ियाँ भी थी, और फिर मैंने पूरा हरियाणा जितना मैक्सिमम, जैसे मैं आपके पास गई, आपने बता दिया मेरे उस रिलेटिव के पास रखा हुआ है, तो मैं उसके रिलेटिव के पास गई, ऐसे कर करके मैंने कंप्लीट हरियाणा को कवर अप किया। और तब मुझे समझ में आया कि हम एक बहुत ही खूबसूरत कल्चर में रहते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जो कहीं ना कहीं पूरा विलुप्त हो गया हमारी कमियों की वजह से, क्योंकि हमने
बाहर का एडॉप्शन अपने ऊपर डाल लिया, बाहर की चीजें अपने ऊपर डाल ली, ठीक है ना, खुद काम करना कम कर दिया, बंद हमने अपना खाना छोड़ दिया, हमने अपना पहनना छोड़ दिया, और ये सबसे बड़ी वजह रही हमारी बीमारियां होने की। अब देखो बूढ़े आज भी 100 साल के बूढ़े जो जिंदा हैं वो बीमार नहीं है, वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, खूब घी दूध खाते थे, सारा सब कुछ था, क्योंकि वो खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे। या फीमेल जो ज्वेलरी पहनती थी तो वो पूरा एक्यूप्रेशर वगैरह सब कुछ होता था उनकी ज्वेलरी में, कपड़े पहनने में भी। सो एक एक औरत चलता फिरता 20 किलो वजन लाद के चलती थी, मतलब 5-7 किलो का उनका घाघरा हो गया, चुंडा, ज्वेलरी सब मिला के, ठीक है, और वो काम करती थी, ठीक, सो हेल्दी रहते थे। अच्छा, मोटा अनाज खाते थे। आज हम वापस उस कल्चर पे आ रहे हैं, मोटा पहनना, मोटा खाना, आज आ रहे हैं हम उस कल्चर पे, लेकिन हमने धीरे धीरे अपनी मर्जी से वो कल्चर छोड़ दिया। सो उसके बाद मैंने ऐसे लोगों से मिली जो इसको काटते थे, बनाते थे। महम अड्डा होता था हमारे यहाँ पूरा इसका रेजा बनाने का, रोहतक के आसपास में महम ही होता था। फिर मैं महम विजिट किया तो एक भी लूम वहाँ पे नहीं चल रहा था, ठीक है, तो लोगों ने अपने पैक कर करके रखे हुए थे, उनसे मैंने वो परचेज किए, कि जो काम जानते हैं उनको इकट्ठा किया, क्योंकि मैं भी टेक्सटाइल के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं डिजाइनिंग जानती थी। फिर मैं बनारस गई और वहाँ मैंने लूम चलाना सीखा बनारस में। फिर मैं बनारस से वापस आई, यहाँ आके मैंने लोगों को जोड़ा, खड्डी लगाई, और उसके बाद जब मैंने इस पे काम किया धीरे धीरे, तो मुझे इस कपड़े की क्वालिटी, पहले लोग वर्बली बोलते थे, तो मुझे भी यकीन नहीं होता था कि ऐसा कैसा कपड़ा हो गया कि आपका टेम्परेचर मेंटेन कर दे, आपको जो स्किन की फर्स्ट एलर्जी ना होने दे। इवन बच्चा होता था पोतड़े में रखते थे, पोतड़ा रेजा का होता था, ठीक है। अब बच्चे से सेंसिटिव स्किन तो किसी की नहीं होती, जब वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को रख रहे हैं तो इट मींस कपड़े में कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, कुछ तो चीजें होंगी। फिर धीरे धीरे इस पे काम किया, रिसर्च किया, तो मुझे काफी कुछ समझ आया, और मैंने फिर इसको 2017 में न्यूयॉर्क फैशन वीक में लॉन्च किया था। रेजे को, बिल्कुल बिल्कुल, रेजा को न्यूयॉर्क के प्लेटफॉर्म पे हमने इसको लॉन्च किया था। वहाँ मतलब मेरी कजन है, उसका अपना खुद का बहुत बड़ा स्टूडियो है, उसके उसी ने ही वहाँ पूरा प्लेटफॉर्म पे इसको प्रेजेंट किया था। सो ये बहुत सारी चीजें रही, और उसके बाद 2017 में हमने किया। उसके बाद आज तक मैं इसमें बहुत कुछ बना पाई, जैसे जूते से लेके फुटवेयर से, बैग, मास्क, इवन जिसने भी मास्क पहने, हमने कोविड में लगभग 10,000 मास्क बना के मैंने डोनेट किए थे, तो जिसने भी वेयर किया उसने मेरे से दोबारा मांगे ही हैं कि भाई हमें और चाहिए, क्योंकि बदबू नहीं आती, आपका ब्रीदेबल फैब्रिक है, आपने सुना होगा ना, लाइव फैब्रिक एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल ब्रीदेबल फैब्रिक है। उसका रीजन मैं आपको दिखाती हूँ, आप अगर थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, ठीक है ना, ये देखें, ये आपको कपड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल कपड़े में आपको बारीक बारीक छेद दिख रहे होंगे, ठीक है ना। सो ये कपड़ा ब्रीद करता है, यानी हवा आने जाने देता है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है कि ये हाथ से कटा हुआ है, कुछ भी इवन नहीं है, अनइवन है, कहीं मोटा आ गया, कहीं पतला आ गया, ठीक है। फिर ये खड्डी पे बना, कितनी स्ट्रेंथ से आप इसको दबाओगे वो जोड़ नहीं पाएगा जो एक पावर लूम जोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये कपड़ा ब्रीद कर रहा है, सांस ले रहा है, और आपको सांस लेने देता है, ठीक है ना। और इसी में से जब आपको पसीना आया, इसने हवा सोकी, हवा सो के आपका पसीना सुखा दिया, और आपका बॉडी टेम्परेचर जो आप गर्मी से परेशान हो वो एकदम डाउन चला गया। सो बेसिकली इसकी ये अभी भी देखो, आप अचानक से इस रूम में आए थे, सब कुछ बंद था, पर ये ठंडा है, ये गर्म नहीं है, ठीक है। ये बेडशीट है, ये ठंडी है, जबकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये गर्म है, ठीक है ना। सो ये फर्क है इस फैब्रिक का, कि ये अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से खुद चेंज कर लेता है। एग्जैक्टली, मतलब जैसे दर्शक नहीं शायद ये बात समझ पाएंगे, इनफैक्ट जब अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये जो फैब्रिक है ये गर्म, हाँ, जहाँ एसी नहीं लग रहा है वहाँ ये गर्म है, ठीक है ना, ये एसी से ठंडा हो रहा है, और ये हम जब घुसे हैं तभी से ही ठंडा था, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है इसमें, ठीक। और हमें कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जो ब्रीदेबल हों, बिल्कुल, जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के टेम्परेचर है उसको मतलब हमें थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि हम पोतड़े में बच्चे को क्यों रखते थे, कोई तो वजह होगी। हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थे, ठीक है ना। मैं अगर बताऊं तो के साथ हमारे बुजुर्ग तो शायद साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इन चीजों को बनाया है, सबसे बड़ी बात है आज भी हम नहीं बना पाए। मैं वही बता रही हूँ कि मैंने ऋग्वेद में इसके बारे में पढ़ा, फिर मैंने गरीबदास की पोथी में पढ़ा, ठीक है। गरीबदास की पोथी में चलो आप ऋग्वेद को मिथ मान लो, ठीक है ना, कि हम अपनी सारी किताबों को मिथ ही मान लेते हैं, पर गरीबदास तो अभी हुए, ठीक है ना। सो गरीबदास की पोथी में, गरीब छुड़ाने आप जाओ, उनके कपड़े रखे हुए रेजा के, ठीक है, लिखा हुआ है बाकायदा रेजा का कुर्ता और ये सब गरीबदास जी के। सो गरीबदास जी ने अपनी पोथियों में उसका वर्णन किया हुआ है, पूरा रेजा नाम लिखा हुआ है, ये लिखा
हुआ है कि बनना कैसे है, क्योंकि पहले हम लोग के बुजुर्गों का कहना ये था कि एक तो बेसिक आज भी बोलते हैं, जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। दूसरा हम बोलते थे जैसा आपका बनाने वाले का विचार होता है ना, पहनने वाले के वैसे ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो महिलाएं सूत काटती थी, अब वो अपने बच्चे के लिए काट रही है, वो उतने ही स्नेह से उतने ही प्यार से उसको काटेगी। ठीक है, पूरा ममता उसमें भरी रहती थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब शादियां होती थी तो उसमें जो मदर तैयारी करती थी या फिर लड़की अपनी शादी के कपड़े या फिर दरिया बनाने की तैयारी करती थी, वो एक स्नेह से करते थे कि उन्हें बनाना है। सारा पड़ोस मिलके करता था, वो कल्चर ऐसा हो जाता था। ठीक है ना, सो वो उतना प्यार से जब सामने वाला पहनता था तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी। ठीक है ना, सो वाइब्स का तो खेल है ही सारा कि आप नेगेटिव ओरा में है या पॉजिटिव ओरा में है। आज के टाइम पे क्या है, हम कपड़ा दुकान से खरीद के लाए, पहली बात तो पावर लूम से आया, वो मशीनों ने पीठ छेद रखा है, किसने किस मूड से वो मशीन चलाई किसी को नहीं पता है। फिर हम दर्जी के पास सिलने दे आए। ठीक है, दर्जी ने भी टाइम से नहीं दिया, सो झूठ बोली है, सो आगे पीछे किया है, कभी गलत हो गया है, सो वो उनका नेगेटिव वाइब्स आते आते हमारे तक एक कपड़ा पहुंचता है, फिर हम वेयर करते हैं, तो इम्पैक्ट कैसा होगा वो हम आज के कल्चर में देख ही रहे हैं। ठीक है, अब ये आप कपड़ा देखो सारा हाथ से सिला हुआ है, मतलब ये उस टाइम के कपड़े हैं जब मशीनें होती ही नहीं थी। ये देखो पूरा हाथ से, एक तरह से जो सिलाई आज हम जो ये मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हाथ के धागे से, और धागा तो होता नहीं था, ये सूत काट के उसको डाई करके और फिर सिला हुआ है। ये सूत के सिले हुए हैं, उसके बावजूद आज तक ना उधड़ा है ना कुछ हुआ है, और ये बिल्कुल पक्का ज्वाइंट है। सोचो, और ऊपर सिलाई नहीं दिख रही है। यानी कि फीमेल पहनती थी, जेंट्स भी रेजा पहनते थे, तो रेजे का कुर्ता पहनते थे। अब ये देखो पूरी गर्मी दोपहर में वो किसान खेत में काम करता था, पर गर्मी नहीं लगती थी, लू चलती थी पर उसको लू नहीं लगती थी। एक तो खाना प्याज खाते थे तो लू से बच जाते थे, दूसरा मोटा कपड़ा पहनना, ठीक पसीने आए, पसीने ने वो आपका गर्मी सोख ली, आपका टेम्परेचर डाउन हो गया, आप लू से बच गए। लेकिन फिर भी जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत सारी फीमेल्स का ये था, अच्छा वो रेजा ढेरे चला करते, इतना मोटा था। ठीक है, किसी ने ये नहीं सोचा तुम एक महीना धोओगे नहीं, खुद को नहीं नहलाओगे तो ढेरे चलेंगे। वो आपकी पर्सनल हाइजीन है, वो कपड़े की कमी नहीं है। ठीक है, कपड़े की कमी होती तो सबसे पहले आपको स्किन में रैशेज आते, स्किन में रैशेज आते, दाने आते, या कुछ और प्रॉब्लम्स होती, वो तो आपको हुई नहीं, पर वो आपने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि आपके लिए वो बीमारी नहीं है। पर ढेरा आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी थी, जूं चल गई वो तो चलेंगी क्योंकि आपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करी। सो कहीं ना कहीं जब मैंने स्टार्ट किया तो ये था कि इसमें तो ढेरे चलते हैं। ठीक है, खैर मैंने उन्हें बाद में समझाया कि क्यों चलते थे और क्यों नहीं चलते थे, और फिर मैंने इस पे आगे वर्कआउट किया। इनफैक्ट पता भी नहीं होगा लोगों को, जैसे अब आज अगर मैं मेरी जनरेशन की बात करता हूं तो मैंने कभी अब तक रेजा देखा ही नहीं है। मतलब वैसे घर में रखा हुआ है तो वो देखा है, कभी यूज नहीं किया, पर्सनल यूज के अंदर नहीं आया मेरे वो। देखो हम बात करें तो लगभग 60-65 साल जो लोग रहे हैं अभी के, उन्होंने मुझे नहीं लगता कि रेजा पहना होगा। ठीक है, उससे पहले की जनरेशन ने ही रेजा पहना, रेजा का कुर्ता, जैसे मेरे दादाजी ने पहना होगा, बिल्कुल पहने होंगे, आपके फादर ने नहीं पहना होगा। ठीक है ना, सो रेजा का कुर्ता, रेजा की कमरी हुआ करती और धोती बांधा करते। ठीक है, रेजा तो वैसा था कि मतलब गर्मी में ठंडा और सर्दी में कहीं गर्म होता था। यस, ये ड्यूअल सीजनल होता था। ठीक, मतलब एक कोई धागा काटता था, कोई उगाता था, कोई उसके बाद उसकी खड्डी पे उसे बनाता था। बिल्कुल, कोई रंगाई कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, क्योंकि महिलाएं अपनी घाघरी वाघरी तो आ गया तो सिल लेती थी, लेकिन कुर्तों जेंट्स का काम ना पर्टिकुलर कम्युनिटी होती थी, दर्जी बोलते थे, छिपी बोलते थे, वही करते थे, रंगाई का काम और सिलाई का काम। और सबसे अच्छी बात ये भी थी उस वक्त सबके पास स्किल थी, सबके हाथ कोई खाली ही नहीं था, कोई खाली ही नहीं था। हमने अपना काम छोड़ा है तो हम प्रॉब्लम्स में आए हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम सर्वाइवर के लिए नहीं है। मतलब ठीक है, आज जो खड्डी पे काम कर रहा है उसको बोलो ले भाई तू 5 किलो गेहूं ले जाओ और मेरे लिए कपड़ा बना के ला दे, वो नहीं लाएगा। आप उसे पे करो, डेफिनेटली वो बनाएगा। और ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन काम सीखा जाएगा। हम लोगों ने सीखा है, मैं फिर भी उतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना एक शायद जुलाई का बच्चा जिसने कभी नहीं सीखा, जिसने अपने माँ बाप को काम करते हुए देखा है, हो सकता है मेरे से अच्छा काम कर ले। ठीक है ना, क्योंकि वो उसके डीएनए में है। पर हमने कहीं ना कहीं पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर हमें स्किल्ड एजुकेशन चाहिए। हमें स्किल्ड होना इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने कल्चर को बचा पाएं। आप देखो वेस्टर्न कंप्लीट
हमारे रूट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हम नेचुरल कलर पे प्ले कर रहे हैं, हम नेचुरल डाई कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल पे काम कर रहे हैं, हम कपड़ा ऑर्गेनिक है, खाना ऑर्गेनिक है, पर हम इतनी अपनी सॉइल को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि उसको ऑर्गेनिक होने में कब बरसों लग जाएंगे, उसमें समय लगेगा कि इतना पेस्टिसाइड हम डाल चुके हैं। बिल्कुल, हम पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, सेम हम अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ठीक है ना। सो चीजों को धीरे 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 टाइम लगेगा, पर हमें अभी भी टाइम है कि हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमें अपना ही सामान, अपना ही रेजा जो हमारी रगों में वाकिफ है, ठीक है ना, और हम खरीद के बाहर से ला रहे हैं या तो दूसरे देश से ला रहे हैं, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें अपनी जड़ों को खुद पहचान के, और इसको सिंपैथी के हिसाब से नहीं, जैसे हम खादी सिंपैथी के हिसाब में खरीद लेते हैं, 2 अक्टूबर आया या कुछ और आया, अच्छा चलो गांधी जयंती है, मतलब जो भी एनीवे कि हमें एक कुछ नहीं है तो चलो खादी का रुमाली खरीद लेते हैं या खादी का एक शर्ट खरीद लेते हैं, एक जैकेट खरीद लेते हैं। सिंपैथी नहीं, हम एक एक्चुअल में इसको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से रिवाइव होगी। अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। मैं अकेला जितना कर सकती थी उतना किया मैंने, और अगर कोई मुझसे बोले, अब सब मुझे ऑर्डर करने लग जाए कि भाई हम खरीदेंगे, आप हमें शर्ट दो, साड़ी दो, ये दो, वो दो, शायद मैं ऑर्डर ही पूरे ना कर पाऊं। क्योंकि लोग स्किल्ड ही नहीं हो रहे हैं, काम ही नहीं सीख रहे हैं। तो लोग स्किल्ड होंगे, कुछ करेंगे, एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। आप साउथ में जाओ, आज भी हैंडलूम बचा हुआ है। ऑफिस में, अब मैं केरला में रही, ऑफिस में आज भी कंपलसरी है, हफ्ते में एक दिन वो अपना बेसिक यूनिफॉर्म पहनते हैं, नीचे धोती ऊपर शर्ट, और वो खड्डी पे बना हुआ होता है, मुंडू बोलते हैं, मुंडू उनका खड्डी पे बनता है। ठीक है, मैं जिस प्रोजेक्ट में थी, एक एक सोसाइटी में 400-400 हैंडलूम है और फीमेल काम करती हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर सोसाइटियाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही काम करना शुरू कर दें। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें मेहनत नहीं करनी है। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को आज के वक्त में जो प्रॉब्लम मुझे भी समझ में आई थी वो फार्मर की ये है कि उससे सस्ता उनको मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ से, अगर आप जो ये रेजे की साड़ी बना रहे थे, आपने मुझे बताया था कि 20 दिन लगते हैं, तो लोग ही सोचते हैं कि एक दिन की अगर कॉस्टिंग की बात भी करें तो 500 रुपए तो एक दिन की दिहाड़ी होगी एक पर्सन की, 10,000 तो वैसे उसकी दिहाड़ी हो चुकी है। उसके बाद तो उसके दिमाग में आता है कि मुझे 5,000 का, मुझे 4,000 का, मुझे 2,000 का भी सामान मिल रहा है तो मैं वही ले लेता हूँ। हाँ, आप जब पहनोगे, मैं बेसिकली पहनावे से ही बात कर रही हूँ। ठीक है, आप पहनोगे तो आपको फर्क महसूस होगा। मेरे क्लाइंट, मैं शायद अगर 6 महीने में गारमेंट्स नया बनाती हूँ तो 6 महीने वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसने एक बारी पहन लिया ना, वो शायद कुछ और पहन ही ना पाए। मेरा मानना पर्सनली ये है कि अर्थ को बेनिफिट देते हुए हमें सस्टेनेबल पे जाना चाहिए, हमें वार्डरोब रिपीट करना चाहिए। ठीक है, खैर हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले तो वैसे ही रिपीट करते हैं। एक ड्रेस जरूर कम से कम 3-4 बार तो पहन ही लेते होंगे, मे बी 10 बार भी पहन लेते होंगे। सो भले ही हम कपड़े कम रखें, पर हम ऐसे रखें जो हमारे स्किन के लिए हेल्प करें, जो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प करें, जो हमारे को पर्सनल हर तरीके से हेल्प करें। ठीक है, सो बेसिकली मैं ये रिक्वेस्ट ही करूंगी कि आप बीटी कॉटन की बजाय देसी कपास पे अगर फोकस करें तो हम ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि बीटी कॉटन में वो बेनिफिट्स है ही नहीं, वो कॉटन नाम के लिए कॉटन है। ठीक है ना, कि यहाँ की कपास है। आज के मैंने तो कई ऐसी रिसर्च भी पढ़ी है जहाँ पे अगर आप बीटी कॉटन यूज करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, आज के वक्त में जो कैंसर है वो ज्यादा कपड़ों जैसे हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि फीमेल है जिनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है आज के वक्त में, कपड़ों की वजह ज्यादा है। जैसा आप थ्रेड यूज करते हो, जैसा आप कपड़े पहनते हो, वैसा ही आप किसी के ऊपर प्रॉब्लम ये। हाँ देखो, अगर इस टॉपिक पे बात आई, मैं बताऊं कि हम गर्ल्स जो हैं शायद बहुत ज्यादा ओपनली नहीं बोल पाती हैं कि हम लोग जो ब्रा यूज करते हैं, ठीक है, उसमें स्पेंडेक्स जो होता है, नीचे का स्पेंडेक्स जो होता है, हम बहुत टाइट ब्रा यूज कर लिया या हमने बहुत लूज ब्रा पहन लिया, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कैंसर का कॉज हो सकता है कि किसी वजह से हमें चोट लग गई, अंदर गांठ बन गई कि हमने या तो बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, या बहुत सारी गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं रात को यूजेस पहन के सोती हैं, नहीं पहन के सोना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं एक कॉज होता है कैंसर का। सो ये इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आप पहन रहे हो तो डेफिनेटली आपको फाइन कॉटन के ही यूजेस पहनने चाहिए। जी, अच्छा बताइए कि ये तो बात थी कि रेजा जरूरी क्यों है हमारे लिए। अब ये बताइए कि रेजा बनता कैसे है, पहले हम लोगों को वो बता पाएं, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो क्या क्या काम करते थे, कैसे कैसे काम करते थे, कैसे वो इकट्ठे होकर काम करते थे, वो बताइएगा थोड़ा एक बार, ताकि लोग भी जान पाए हमारा एक्चुअल कल्चर क्या था। देखिए, किसान कपास उगाता था। जी हाँ, किसान ने कपास उगाई, कपास उसकी या तो अपना जहाँ जाना है वहां चले गई, और अपने यूटिलाइज का वो अपने घर में रख लेता था। हाँ। जो उसके घर की महिलाएं थी वो डिसाइड कर लेती थी हमें कपड़ा बनाना है, हमें खरड़ बनाना है या क्या बनाना है। हाँ। उस हिसाब से वो धागा काटती थी। धागा काटा और उसको वेट करती थी। ठीक है, जुलाया एक कम्युनिटी होती थी, बुलाया और उसको दे दिया। ठीक है,
उसने जाके तानी चढ़ा दी, तानी चढ़ा के वो कपड़ा बनाता था, फिर तोल के आपको वापस ले आता था। जितना आपने कपास दिया, वो धागा दिया, उतने का आपको, उतना किलो का आपको वो कपड़ा मिल गया। ठीक है, सो एक तो ये तरीका होता था। फिर औरतें ये भी करती थी कि घर में डाई कर लेती थी। ठीक है, सो धागे को ही डाई करके उसको पकड़ा देती थी, और या फिर रंगरेज एक कम्युनिटी होती थी, छिपी कम्युनिटी, जो उसको दे देते थे कि भाई तू रंगाई भी कर दियो इस कपड़े की। धागे की भी रंगाई होती थी और कपड़े की भी रंगाई होती थी, वो छिपी का काम होता था। और सिलाई, महिलाएं अपना फीमेल के कॉस्ट्यूम हम घर में सिलते थे, मेंस के छिपी जो कम्युनिटी थी हमारी, वहां से सिल के आते थे। तो बेसिकली ये एक हमारा पूरा सिस्टम था, सिस्टम बना हुआ बिल्कुल एक सिस्टम था। हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंड था। भाई किसान से लेके और कपड़ा सिलने तक लेके, और इस पूरी चैन में आप ये देखो महिलाएं कितनी सशक्त थी कि फीमेल ही धागा बनाना, मतलब बीच का सारा काम फीमेल ही करती थी। तो महिलाओं के ऊपर ज्यादा डिपेंड था ये सारा। बिल्कुल, आज के वक्त में जैसे कि आज हम जो देख पा रहे हैं वो ये है कि स्किल नहीं है लोगों के पास, या फिर लोग आज हर हाथ काम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कैसे एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, जनरेट हो सकती है। अगर हम उसकी बात करें, आज के वक्त में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट, के लोगों को कैसे रोजगार मिल सकता है, कैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि लोग अपना रोजगार भी चुन सकते हैं, वो बताइएगा थोड़ा एक बार। और कैसे आपने लोगों को हेल्प की है एम्प्लॉयमेंट की तरफ आने के लिए, या फिर वो अपने इस ट्रेडिशन को, अपने इस कल्चर को दोबारा जिंदा कर पाए उसके लिए। देखिए, मैंने बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन किया है, जिनको ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, ये सब चीजें सिखाई हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट्स काफी एग्जीबिशंस करती है, जैसे सूरज कुंड हो गया, ट्रेड फेयर हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जीबिशंस होती हैं जो हर मंथ होती हैं, अलग अलग जिले में होती हैं, अलग अलग स्टेट में होती हैं। और अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल मिलता है, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती है। तो आप वहां जाके आप अपना सामान बनाएं और वहां जाके आप बेच सकते हैं। ठीक है, आप बनाएं क्या क्या, जैसे दरी ना बना के आप योगा मैट्स बनाएं, डाइनिंग मैट्स बनाएं। आपको थोड़ा सा अपनी टेक्निक को मॉडर्न करना पड़ेगा, जो लोगों की जरूरत है। अब दरी किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज योगा मैट लेकिन हर किसी की जरूरत है, ठीक है ना। डोर मैट हर किसी की जरूरत है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हुए, स्किल्ड आपके पास है, बस आपको थोड़ा सा व्यू चेंज करना है, विजन चेंज करना है। तो वो थोड़ा सा चेंज करते हुए आप थोड़ा सा कुछ मॉडर्न बनाएं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े बड़े, अमेजोन की बात करें, ऐसे हैंडीक्राफ्ट को अमेजोन बहुत लोअर कमीशन में डायरेक्ट अपना प्लेटफॉर्म देता है। जैसे एकता कपूर ने अभी अपना बनाया है अभी, तो वो भी डायरेक्ट जैसे और हर दूसरा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, ठीक है। आप ई कॉमर्स के थ्रू बेच सकते हैं, या आप अपनी एग्जीबिशंस में जाके बेच सकते हैं। और कुछ नहीं है तो जो सारा दिन आप फेसबुक पे बकवासबाजी करते हैं, वहां भी अपने प्रोडक्ट डाल के बेच सकते हैं, अपने फेसबुक पे, ठीक है ना। फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप पे भी बेच सकते हैं। सो बेचना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बनाना बड़ी बात है आज के टाइम पे। कि कई दफा क्या होता है, आपके पास ऑर्डर होते हैं पर आप बना नहीं पाते हो उतना। तो बेसिकली आपको वो पंजादरी पे फोकस करना चाहिए। कपड़े पे आजकल हैंडलूम का बहुत प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, और हैंडलूम सीखना चाहिए, ठीक। सो मैं ये नहीं कहती कि आप खादी सीखो, पर एटलीस्ट आप हैंडलूम तो सीखो, ठीक है। और हैंडलूम को प्रमोट भी बहुत किया जा रहा है। और कोविड के बाद दुनिया बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म में जा रही है। आज के वक्त में जो पहले नहीं था, मतलब नेचुरल है, लोग आज नेचुरल चीजें यूज करना पसंद करते हैं, लोग आज ऑर्गेनिक चीजें पसंद करते हैं। उसका रीजन यही था कि लोगों ने देख लिया कि कोविड में भी हेल्प इन्हीं चीजों ने ज्यादा की थी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत आता है और काम शुरू कर दिया, नहीं। अपने आप को पहले एक्सपर्ट बनाओ और उसके बाद आप काम शुरू करो। और प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं कि आप कहीं से भी सीख के कहीं ना कहीं काम कर ही सकते हैं। हम लोग भी यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, हैंडलूम सिखाते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग सिखाते हैं, टाई एंड डाई, नेचुरल डाई। सो 15 दिन से लेके 6 महीने तक की ट्रेनिंग अलग अलग है, तो आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बेसिक है कि आपको घर से निकलने सीखना चाहिए। एग्जैक्टली, सबसे मेन कि घर से निकल के सीखना पड़ेगा, स्किल अपने आप को करना पड़ेगा ताकि आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा पाए। बिल्कुल, और पहले भी 100% फीमेल स्किल थी जी। आदमी सारा दिन खेत में रहता था, ठीक है ना। औरत उसके खेत में खाना भेजने से लेके और धागा बनाने तक, ठीक है ना, कपड़ा बनाने तक, उसे पता भी नहीं रहता था कि उसकी बैकबोन की तरह कितना काम करती थी। लेकिन होता यही था कि घर में पड़ी रहती है, हालांकि वो 100% स्किल्ड थी। तो आज भी हमें कहीं ना कहीं घर की बाउंड्रीज से निकल के अपने आप को स्किल्ड करके
और हम घर में भी रह के काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ भोर से ही बैठ के जब न्यूयॉर्क जा सकती हूँ, मैं 20 कंट्रियों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ठीक है। सो बाउंड्रीज आपके लिए कहीं भी बैरियर नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट एक बार ही बाहर निकलना है, एक्चुअली उसके बाद तो रास्ते अपने आप बनते हैं, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। आप लोगों से मिलते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका काम अच्छा है तो आपको कोई खरीदेगा नहीं, डेफिनेटली आपका सामान को खरीदेंगे, बस आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है आपने। अच्छा एक बात बताइएगा हमें, जैसे कि आज आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो रेजे से, ये तो था रेजा कैसे बनता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आज आपने क्या क्या उसका सुधरा हुआ रूप बनाया जो लोग आज इसको यूज कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे बनाए आपने? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसको पतले फॉर्म में लेके आई हूँ। पहले हमारा मोटा होता था, हाँ रेजा मोटा होता था, हाँ बहुत मोटा होता था, तो मैंने इसको पतले फॉर्म में लेके आई हूँ। इतना पतला कि 6 मीटर की साड़ी को हम 400 ग्राम में ले आए, ठीक है। तो मतलब उससे पतला तो फिर आगे कुछ बचता नहीं है। और मैंने इसमें जूता बनाया है, लैपटॉप बैग है, मास्क बनाए हैं, कॉस्ट्यूम बनाए हैं, और इवन आप गूगल पे सर्च करेंगे रेजा बाय ललिता तो आपको पूरा मेरा कलेक्शन ही मिलेगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने होम फर्निश वगैरह की जो चीज रेजा में ना बनाई हो, तो हमने R&D पूरी की है। सो ये एक ऐसा कपड़ा है जिसपे सारे तो सरफेस ऑर्नामेंट हो सकते हैं, यानी आप ब्लॉक प्रिंट कर सकते हो, कढ़ाई कर सकते हो, हाथ की कढ़ाई कर सकते हो, आप कोई भी प्रिंट कर सकते हो, चाहे वो मार्बल प्रिंट्स है, चाहे स्क्रीन प्रिंट है, चाहे ब्लॉक प्रिंट है। आप किसी भी तरीके का इसको फ्रेम में डाल के काम कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी सरफेस ऑर्नामेंट की जो इस पे ना होता हो। और हमने सारे R&D की। सबसे बड़ी बात, नॉन प्रोसेस कपड़ा है। दुनिया के सारे कपड़े का प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, ये नॉन प्रोसेस कपड़ा है। जब भी ताना चढ़ता है तो उस पर कोई भी ऊपर लेई वेई कुछ नहीं लगता, ना केमिकल ना नेचुरल, कुछ नहीं। हम सिंपल मॉइस्चर क्रिएट करते हैं और उस मॉइस्चर में ये धागा स्ट्रेंथ पकड़ता है और फिर ये कपड़ा बनता है। इसीलिए इसका श्रिंकेज भी बहुत कम है। बाकी कपड़े ज्यादा श्रिंकेज होंगे अगर वो कॉटन के हैं, लेकिन इसका श्रिंकेज कम होता है। जी, रेजे का श्रिंकेज कम होता है। अच्छा ललिता जी एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी आपने वो काम शुरू किया है जो लोग भूल चुके थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी उस काम को शुरू करते हो जो लोग भूल चुके हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई होंगी वो बताइएगा थोड़ा एक बार। हाँ देखिए, दिक्कतें तो बहुत आई क्योंकि मैं ही कुछ नहीं जानती थी, तो रिसर्च में तो रिसर्च में बहुत दिक्कतें आई। पर हाँ, लोगों ने समझाया कि कैसे बनता था, क्या था, और जब सब कुछ समझ में आ गया तो दिक्कत ये थी कि काम कौन करेगा। जब मशीनें भी हैं, सब कुछ है, पर काम कौन करेगा, ये सबसे बड़ा था। तो मैंने ऋग्वेद में पढ़ा था कि सजा याफ्ता लोगों से बनवाना चाहिए। तो मैं फिर रोहतक जेल में कॉन्टेक्ट किया और रोहतक जेल में पूरा सेटअप डाला और वहाँ प्रिजनर्स को मैंने स्किल्ड किया और उनसे काम करवाया। सो खैर लॉकडाउन में थोड़ा सा ये बंद हो गया, बट इनिशियली हमारा स्टार्टअप वहीं से था। और इवन उन्हीं के बनाए हुए कपड़े हमने न्यूयॉर्क फैशन वीक में प्रेजेंट किए थे। वो सारा कपड़ा जेल में बना था जो न्यूयॉर्क में हमने लॉन्च किया था। तो उसके बाद फिर हम डिमांड बढ़नी शुरू हो गई थी और R&D भी करनी थी, और जेल की अपनी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं बहुत सारा, तो आप बार बार इंटर नहीं कर सकते, तो बहुत सारा ये भी था। तो हमने यहाँ घर में लगाया, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रेंड किए कुछ, और कुछ हमने अदर स्टेट में काम करवाया। केरला में जैसे मेरा काम चल रहा है, तो अदर स्टेट्स में भी काम चल रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग छोटे छोटे प्रीमाइस। अब जैसे गांव में ही हमने औरतों को ना फ्रेम लूम दे रखे हैं जिसमें वो योगा मैट्स और बनाती हैं, उनके घर में दिए हुए हैं, वो अपने घर में बनाती है, बना के हमें दे जाती है। तो इस तरीके से भी हमने कुछ एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की है, क्योंकि लोगों को, लड़की औरतों को मेन ये रहता है कि वो घर से बाहर नहीं जाएंगी, सिक्योरिटी है या जो भी XYZ है उनका। तो हमने उनको, या तो उनके पास फ्रेम थे या तो हमने प्रोवाइड कराए और उनको मटेरियल, रॉ मटेरियल दे देते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट बनाती है हम प्रोडक्ट के हिसाब से उन्हें पे करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक सर्कल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जब आप वीविंग करते हैं, चाहे वो फ्रेम पे, खड्डी पे कर रहे हो, चाहे वो आप लूम पे कर रहे हो, आपका स्ट्रांगली मेडिटेशन होता है, ठीक है। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, बिल्कुल आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके बॉडी से गुस्सा खत्म हो जाता है। आप पहले की बात अगर नोटिस करो, एक एक बुजुर्ग 2-2 बीवियां रख लेते थे, ठीक है ना, पर उनके झगड़े नहीं होते थे, सबके बच्चे आराम से पल रहे होते थे, क्योंकि सारे बिजी थे, ठीक है। दूसरा, वीविंग में बिजी थे, स्पिनिंग में बिजी थे। स्पिनिंग ना आपका सोचने का तरीका बदल देता है, ये मैंने स्ट्रांगली देखा है, मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा है। तो स्पिनिंग और वीविंग बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन है। मैं वैसे आपको बोलूं आप आधा घंटा आंख बंद करके मंत्र जाप कर लो, नहीं होगा, मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। पर अगर आप आधा घंटा, चलो भाई दरी बना ले, आप बना रहे हो, ठीक है ना, आप क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही आपका ध्यान कहीं और जाएगा आपका धागा टूट जाएगा। आपको 100% फोकस करके काम करना पड़ेगा। तो वो इनडायरेक्ट वे में आपका मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज ये है कि मतलब आपको एकाग्रता करना है, कहीं
भी कर सकते बिल्कुल हैं। एकाग्र करना है। और लूम और स्पिनिंग धागा बनाना, ये दो बहुत जबरदस्त वेपन है अपने आप को समझने के लिए। मतलब आप इससे कुछ भी जीत सकते हो क्योंकि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो। जी अच्छा ललिता जी, एक बात बताइएगा, जैसे कि किसी साथी को अगर सीखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के वक्त में लोग कहीं ना कहीं वही बैक टू योर रूट्स, दोबारा वापस वहीं पे आ रहे हैं जहाँ से गए थे। बिल्कुल, जहाँ से गए थे हम। बिल्कुल। तो उसमें अगर किसी साथी को सीखना है, कोई नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, कैसे आप तक पहुँच सकता है, वो बताइएगा एक बार थोड़ा। देखिए मैं सोशल मीडिया पे हुई, ललिता_रेजा करके मेरा इंस्टा अकाउंट है, तो आप वहाँ से मुझे टैप कर सकते हो। और आप डेफिनेटली ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, इवन 15 डेज में मैक्सिमम हम लोग आपको बेसिक सिखाई देते हैं और उसका हम कुछ चार्ज भी नहीं करते हैं। तो कोई भी आ सकता है सीखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे दरवाजे बंद है। आप कभी भी आइए, आप कॉल करके ज़रूर आए, व्हाट्सएप पे थोड़ा प्री अपॉइंटमेंट लेके, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से आएंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल सिखाया जाएगा। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात ये थी कि मतलब ललिता जी ने वो कल्चर दोबारा जिंदा किया है जिसको लोग भूल चुके थे। मैंने सिर्फ मेरी दादी के मुंह से सुना था, रिजा होता है, देखा मैंने पहली बार है, और दूसरी बात शायद मेरे फादर साहब ने भी कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया होगा, और आज ये दोबारा ट्रेंड में आने वाला है, दोबारा पर्सनल में आने वाला है। कहीं ना कहीं उसकी वजह ललिता जी ही है। ये आपने मतलब वो काम किया है जो एक तरह से मतलब बैक टू रूट्स। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग पहले वापस चूल्हे पे आ रहे हैं, कहने खाना उसके लिए ये चीजें भी जरूरी है कि पहनना अच्छा और खाना बिल्कुल अच्छा। देखो, अपने जीवन में मोटा खाना और मोटा पहनना अगर आ जाता है तो आपकी बहुत सारी तकलीफें कम हो जाती हैं। एग्जैक्टली सबसे बड़ा रीजन वही है। अगर आपको अच्छा खाना है, अगर आपका है अच्छा पहनना है, तो करेंगे आपका स्वास्थ्य भी वैसा होगा, आप काम भी उतना अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्किल, मतलब सामने वाला हर हाथ को काम मिलेगा, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि आज के वक्त में जितनी भी एक्टिविटी गलत हो रही है उसका रीजन ये है कि लोगों के पास स्किल नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। अगर उनके पास काम होगा, स्किल होगी, तो कहीं ना कहीं वो आगे अच्छी डायरेक्शन में अपना काम कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। कहीं ना कहीं बिल्कुल ललिता जी, अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके और दोबारा हमारे उस ट्रेडिशन जुड़ के जिसको हम भूल चुके हैं, जो मैंने कभी नहीं देखा था। तो ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहते हैं हमारे दर्शक। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ललिता जी से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे इसमें, और हम ऐसे वीडियोज़ भविष्य में भी, जैसे भी कोई भी हमें जानकारी मिलेगी, हम आप तक जरूर साझा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।